तो कुछ दिनों पहले हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की बात की थी, लेकिन आज हम 10 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि एमसीयू की 60 to 90% पावर यही कैरेक्टर्स होल्ड करता है। तो नंबर 10, कैंग वेरिएंट्स। अब कैंग के कई सारे वेरिएंट्स को हमने देख रखा है। ये सारे टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा एडवांस तो है ही, लेकिन साथ में ये सब टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी बैटल में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। जो बंदा टाइम को मैनिपुलेट कर दे उसके सामने किसकी चलने वाली है। पर कैंग द कॉन्करर प्रेटी मच ओवरपावर्ड कैरेक्टर था। अगर वो कमज़ोर होता तो काउंसिल ऑफ कैंग्स कभी उसे क्वांटम रियलम में नहीं फेंकती। फिर टाइमली पावरफुल नहीं था, पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट और जीनियस था। और ही हू रिमेंस भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसने टीवीए बनाकर बाकी सारे वेरिएंट्स को बीट कर ही दिया था। पर अब भी कैंग के दुनिया भर के वेरिएंट्स हमें देखने मिलेंगे, और इन तीनों को हम कैसे भूल सकते हैं। ये तीनों कैंग वेरिएंट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब इनके एग्जैक्टली क्या पावर्स है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि ये तीनों कैंग काउंसिल के लीडर्स है, इसलिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। नंबर 9, सर्टर। अब इस फायर डेमन से ज़्यादा ताकतवर ओडिन था, लेकिन अब वो गोल्डन धूल बन चुका है, इसलिए उसकी जगह अब सर्टर को मिल चुकी है। फायर डेमन बेसिकली एक स्काई फादर लेवल बीइंग है, मतलब ये अपनी औकात पे आ जाए तो एक एंटायर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। वैसे सर्टर मुस्फलाहेम का रूलर है, जिसने आज से 5000 ईयर्स पहले रैग्नारोक ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ओडिन ने उस समय इसे बहुत बुरी तरीके से कूट दिया था। पर आज से कुछ साल पहले रैग्नारोक फिर से शुरू हुआ, और इस बार सर्टर ने अपने ट्विलाइट स्वॉर्ड से एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इस बीच हल्क और हेला दोनों ने सर्टर पर अटैक किया था, लेकिन सर्टर को 10 सेकंड नहीं लगे दोनों से निपटने में। हल्क तो बच गया, लेकिन शायद हेला ट्विलाइट स्वॉर्ड का शिकार बन चुकी है, क्योंकि कुछ थेरिस के हिसाब से हेला आज भी जिंदा है, क्योंकि जब सर्टर ने हेला पर अटैक किया था तब वो टेलीपोर्ट हो गई थी। और ऐसा पॉसिबल है हेला वालहल्ला में टेलीपोर्ट हो सकती है, पर आई थिंक हेला का चैप्टर सर्टर ने कुछ साल पहले खत्म कर दिया है, क्योंकि हेला अगर जिंदा होती तो अब तक कहीं ना कहीं हमें दिख जाती, या फिर थॉर नहीं तो वैल्केरी को खबर मिल ही जाती। और वैसे भी एमसीयू अब सीक्रेट वॉर्स की ओर बढ़ रहा है, और हेला का वहाँ पर कोई काम नहीं है। पर जब एसगार्ड बर्बाद हुआ तब सर्टर अपने रियलम में टेलीपोर्ट हो गया था, और शायद आज भी वो अपने रियलम में आराम से बैठा होगा। नंबर 8, द वॉचर। अब वॉचर वैसे तो 5th डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ मल्टीवर्स में झांकने का होता है, इसलिए मल्टीवर्स में कुछ भी हो जाए वॉचर किसी की हेल्प नहीं कर सकते। पर जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स को बर्बाद करना शुरू किया तब वॉचर ने इंटरफेयर किया था, क्योंकि मल्टीवर्स को वॉचर अपना घर समझता है, और इसी घर को अल्ट्रॉन ऑलमोस्ट खत्म करने वाला था। और इसी बीच हमें देखने मिला कि वॉचर कितना पावरफुल है। ये मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स और रियलिटी में देख सकता है। ये ऐसे पंच सर्वाइव कर गया जिसके इम्पैक्ट से रियलिटी चेंज हो रही थी। वॉचर के ऊपर एक लिमिटेड टाइम तक इन्फिनिटी स्टोन का भी असर नहीं होता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है। ये पावर और रियलिटी स्टोन के अटैक को तो सर्वाइव कर ही चुका है, लेकिन साथ में गैलेक्सी लेवल अटैक से भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर गया था। वैसे व्हाट इफ का सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो तब हमें वॉचर फिर से देखने मिलेगा। नंबर 7, स्ट्रेंज सुप्रीम। अभी के लिए तो स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वेरिएंट है, क्योंकि अपने प्यार को पाने के चक्कर में इसने दुनिया भर के क्रिएचर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है, और अब टाइम आने पर वो इन सारे क्रिएचर्स और डीमंस की पावर को यूज कर सकता है। वैसे कुछ मिस्टिकल बीइंग्स स्ट्रेंज की बॉडी का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, पर स्ट्रेंज उन्हें ओवरपावर कर सकता है। पर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की 99% पावर सिर्फ स्ट्रेंज सुप्रीम था। अगर स्ट्रेंज ना होता तो शायद बाकी मेंबर्स इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के सामने 5 सेकंड भी नहीं टिक पाते। स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपने ही यूनिवर्स को एक डायमेंशन बना दिया, क्योंकि वो यूनिवर्स को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता था। उसके बाद स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी स्टोन से नेक टू नेक फाइट की है, और सोने पे सुहागा इस वेरिएंट के पास टाइम स्टोन है, इसलिए ये इंटेंस सिचुएशन में टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी यूज कर सकता है। साथ में जिन क्रिएचर्स को स्ट्रेंज अपने साथ लेकर घूमता है वो स्ट्रेंज को डेथ से दूर रखता है, इसलिए एनिमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रेंज को बीट करना। पर गैलेक्सी लेवल के ब्लास्ट को खा जाना और इन्फिनिटी यूजर को बराबरी की फाइट देना कोई आसान काम नहीं है। नंबर 6, आर्शम। अब सेलेस्टियल आर्शम मल्टी गैलेक्सी लेवल का बीइंग है। सिर्फ आर्शम नहीं बल्कि कोई भी सेलेस्टियल एक गैलेक्सी को बड़े आसानी से अपने हाथों में बना सकता है। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये चाहे तो एक पंच में एक एंटायर गैलेक्सी को बर्बाद कर सकता है। और जब भी कोई सेलेस्टियल पैदा होता है तब एक प्लैनेट का डिस्ट्रॉय होना तो पक्का है। सेलेस्टियल पावर लेवल में स्काई फादर से भी ऊपर होता है, और ये बेसिकली वर्ल्ड्स के क्रिएटर और साथ में डिस्ट्रॉयर होता है। पर ऐसा करने से यूनिवर्स में बैलेंस बना रहता है। अगर सेलेस्टियल ना हो तो कई सारे लिविंग बींग्स का जन्म ही नहीं होगा। पर सेलेस्टियल में भी कुछ पोजीशंस होती है। कोई जज होता है जो टाइम आने पर इटर्नल्स और दूसरे सेलेस्टियल को पनिश कर सकता है, कोई कैलकुलेटर होता है, तो कोई डिस्ट्रॉयर या फिर सर्चर। अब वैसे तो सेलेस्टियल के लिए गैलेक्सी को क्रिएट करना या बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगला कैरेक्टर सीधा टाइमलाइंस को ही खा जाता है, और ये है नंबर 5, अलर्थ। ये स्मोकी क्रिएचर बस मल्टीवर्स में भटक रहा था, लेकिन एक दिन ये ही हू रिमेंस को मिल गया और उसने इसे कंट्रोल करना सीख लिया और अलर्थ को यूज किया कैंग वेरिएंट्स के बीच मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के लिए।
और वॉर के बाद भी अलोथ वॉर्ड में रहकर ही हु रिमेंस को प्रोटेक्ट कर रहा था। अलोथ एक स्मोकी क्रिएचर है, इसलिए उसे किसी भी वेपन से फर्क नहीं पड़ता है। इसे सिर्फ माइंड मैनिपुलेशन से बीट कर सकता है, ये लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्पेस और टाइम को खा जाता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता अलोथ के सामने क्या चीज़ है, वो सब कुछ खा सकता है। नंबर 4, डोरमामू। अब ये बीइंग एक कॉस्मिक कॉन्करर है जिसने आज तक ना जाने कितने वर्ल्ड्स को डार्क डायमेंशन का हिस्सा बनाया है। डोरमामू की पावर की लिमिट नहीं है और जिस डार्क डायमेंशन पर डोरमामू रूल करता है वो भी इन्फिनाइट लेवल पर बड़ी हो सकती है। वैसे तो डोरमामू एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है, पर टाइम के साथ डोरमामू हद से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और आज के टाइम में कोई भी सोर्सर सुप्रीम बिना इन्फिनिटी स्टोन के डोरमामू को नहीं हरा सकता। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक फेयर फाइट में डोरमामू को बीट नहीं कर पाया था, जबकि उसके पास एक टाइम स्टोन भी था। वैसे टाइम स्टोन इतना कैपेबल नहीं है कि डोरमामू जैसों को बीट कर दे। ऊपर से एंशिएंट वन और काइसिलिस जैसे सोर्सरर्स डोरमामू के डार्क डायमेंशन से पावर लेते हैं ताकि वो खुद पावरफुल बन सके और साथ में उनकी एज बढ़ना भी रुक जाती है। नंबर 3, इटर्निटी। इस कॉस्मिक एंटिटी को हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। मुझे लगा था कि हमें इटर्निटी का बहुत बड़ा विशाल रूप देखने मिलेगा, लेकिन ये भी ठीक ही है, शांति से एक जगह पर बैठा हुआ है। पर इटर्निटी यूनिवर्स की लाइफ, सारी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें, स्पेस और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पर सिनेमैटिक यूनिवर्स के इटर्निटी कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। ये एक फैक्ट है कि जो भी इटर्निटी के पास पहले पहुंचता है उसकी एक विश पूरी हो जाती है और गॉर के पास चांस था एक विश मांगने का। थॉर के कहने पर उसने अपनी बेटी को वापस जिंदा कर लिया, पर अगर थॉर बीच में इंटरफेयर ना करता तो गॉर की एक ही विश होती कि सारी यूनिवर्स के गॉड्स को मार दो। और क्योंकि गॉर इटर्निटी के पास सबसे पहले आया है इसलिए उसकी ये वाली विश पूरी हो जाती। फिर जितने भी गॉड्स को अभी तक हमने देखा है वो सब मिट जाते। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्स थे, ग्रीक थे या फिर इजिप्शियन गॉड्स है। इटर्निटी एक झटके में ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर और बाहर के सारे गॉड्स को मार सकता था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इटर्निटी कितना पावरफुल होगा। इसलिए इस कॉस्मिक एंटिटी से पंगा ना लो तो ही अच्छा है। नंबर 2, लिविंग ट्राइब्यूनल। अब इस कॉस्मिक एंटिटी को जज ऑफ द मल्टीवर्स भी बोला जाता है और अगर मल्टीवर्स में कुछ गलत होता है तो लिविंग ट्राइब्यूनल की जिम्मेदारी होती है उसे ठीक करने की। और सिर्फ वन अबव ऑल है जो लिविंग ट्राइब्यूनल से पावरफुल है, लेकिन सिर्फ कॉमिक्स में। पर कॉमिक्स में ट्राइब्यूनल इटर्निटी से एक स्टेप ऊपर है और सेम केस एमसीयू में है। पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में लिविंग ट्राइब्यूनल शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि लिविंग ट्राइब्यूनल के कुछ स्टैचूज दिख रहे हैं, कभी वो मल्टीवर्स के किसी डायमेंशन में दिख रहा है और कभी वो ही हू रिमेंस के वॉइड में। लेकिन शायद ये सब लिविंग ट्राइब्यूनल के अवतार्स है। असली ट्राइब्यूनल को टाइम स्टिक से मारकर वॉइड में भेजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर सिर्फ अवतार के भरोसे रहकर हम लिविंग ट्राइब्यूनल को नंबर 1 पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि ट्राइब्यूनल का असली फॉर्म शायद सीक्रेट वॉर में दिखेगा। लेकिन अभी के लिए तो ट्राइब्यूनल के अवतार्स काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है, उन्होंने आज तक कोई भी ढंग का काम करके नहीं दिखाया है। इसलिए फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है लोकी। अब हमारा गॉड ऑफ मिस्चिफ हमेशा कहता था कि उसके कंधों पर बड़े ही नेक इरादे का बोझ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लोकी आगे जाकर गॉड ऑफ स्टोरी या फिर गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन जाएगा। लोकी ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठ चुका है जहां वो एक टाइप से किसी को भी इरेज कर सकता है। लोकी की वजह से मल्टीवर्स सेफ है, इसलिए कैंग वेरिएंट्स, टाइमलाइंस और यूनिवर्स को बर्बाद नहीं कर सकते, और लोकी की वजह से टीवी है और मल्टीवर्स प्रोटेक्टेड है। वैसे ये सारा काम लिविंग ट्राइब्यूनल का है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट मल्टीवर्स खत्म हो गया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि ट्राइब्यूनल कहाँ है। पर लोकी चाहे तो एक झटके में किसी भी टाइमलाइन को मिटा सकता है, लेकिन फिर से अब वो अच्छा बन चुका है और वो ऐसा कभी नहीं करने वाला। पर लोकी का कैरेक्टर आर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक ऐसा बच्चा जो फ्रोस्ट जायंट किंग बनने के लायक नहीं था, वो आज मल्टीवर्स को पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन इसी के साथ हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की वीडियो नहीं देखी है तो इस पर क्लिक कर सकते हो।